हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तत्व यौगिक और मिश्रण चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पार्ट 2 के साथ। हम लोगों ने 50 सवाल देखे थे पार्ट 1 में और आज की इस वीडियो में भी हम लोग 50 सवाल देखेंगे और पूरे 100 सवाल हम लोग कर लेंगे और इस 100 सवाल के साथ एनसीईआरटी आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ या फिर इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जाएंगे। ऐप पर जाने के बाद आप इस फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे जाना, इस टैब पर जाना, इस पर क्लिक करना, आपको पीडीएफ जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा या फिर इस सीरीज के अंदर आने वाले सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसका पीडीएफ भी आपको इसी वाले टैब के अंदर मिलेगा, इसी वाले सेक्शन के अंदर मिलेगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जाएं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। 50 तक हम लोगों ने कवर किया हुआ है पार्ट 1 में, राइट। यदि 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाए तो विलयन की सांद्रता डैश होगी। तो आपके पास 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम जल है, इसमें 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। विलयन की सांद्रता चाहिए, मास परसेंटेज दे रखा है, मतलब कि ऊपर में भी आप बट्टे के ऊपर भी आप लिखेंगे द्रव्यमान, नीचे भी लिखेंगे द्रव्यमान, लेकिन ध्यान क्या देना है आपको कि द्रव्यमान हम लोग लिखते किसका है। तो अगर सांद्रता निकालना है तो ऊपर में लिखते हैं विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और नीचे में विलयन का द्रव्यमान। याद रखिएगा, विलायक का द्रव्यमान नहीं है, विलयन का द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान, और गुने में 100। विलय का द्रव्यमान है 36, विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान और गुने में 100। तो 36 बट्टे में 136 हो जाएगा गुने में 100। इसको सॉल्व करने पर 26.5% आएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण है? रंग, कठोरता, घनत्व, द्रवनांक, क्वथनांक, बहाव, दृढ़ता, ये सारे ही भौतिक गुण हैं। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। इन सारे भौतिक गुणों के बारे में आप याद रखेंगे। भौतिक गुण हम लोग कहते किसको हैं? ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, उसका आप वर्णन कर सकते हो, उसे हम लोग भौतिक गुण कहते हैं, है ना। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे कि रंग है, कठोरता है, दृढ़ता है, बहाव है, घनत्व है, द्रवनांक है, क्वथनांक है, ये सारे भौतिक गुण कहे जाते हैं। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण किस प्रकार का परिवर्तन है? 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का सीधा सा मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अवस्थाओं का जो रूपांतरण होता है, मतलब कोई ठोस है वो द्रव अवस्था में चला जाए, द्रव अवस्था फिर गैस अवस्था में चला जाए, या फिर गैस से द्रव में आ जाए, द्रव से ठोस में आ जाए, जो भी आपने अवस्था में परिवर्तन देखे थे पिछले वाले चैप्टर में, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण, जैसे बर्फ है, बर्फ पिघल करके पानी बन जाती है, पानी भाप बन जाता है, फिर भाप जो है ठंडा होकर पानी बन जाता है, फिर पानी ठंडा होकर के बर्फ बन जाता है। ये अवस्था का परिवर्तन है। आप कपूर को हीट करते हो, सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, अवस्था का परिवर्तन है। तो अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होना जो होता है, ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन है? क्योंकि यह परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आइस लेते हैं, वाटर लेते हैं, और हम यहाँ पर लेते हैं स्टीम, भाप लेते हैं। तो देखो, बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं। ये भिन्न भिन्न भौतिक गुण को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। यानी इन सारे का जो रासायनिक गुण है वो एक जैसा ही है, और इन सारे के लिए हम लोग फॉर्मूला भी क्या बताते हैं? H2O ही बताते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर S लिख देंगे तो बर्फ हो जाएगा, ब्रैकेट में L लिख देंगे तो वाटर हो जाएगा, ब्रैकेट में G लिख देंगे तो गैस हो जाएगा। तो सारे का जो रासायनिक गुणधर्म है वो एक जैसा ही है, भौतिक गुणधर्म अलग अलग है ना। भौतिक
गुणधर्म इन सारे का अलग अलग है, अलग अलग ये दिखते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से ये सब के सब एक जैसे ही हैं। ठीक। और भौतिक परिवर्तन में एक चीज और देखा जाता है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हो। जो परिवर्तन आएगा ना उसको आप मूल रूप में ले जा सकते हो। जैसे बर्फ पिघलकर द्रव बन गई, बर्फ जो है पिघल करके जो आइस है ये पिघलती है और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप ये जो परिवर्तन है अवस्था का परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। अवस्था में जो परिवर्तन होता है या फिर भौतिक परिवर्तन जो होता है उसको आप रिवर्स कर सकते हो, यानी वाटर से आप फिर से आइस बना सकते हो। जैसे आपने कागज को जलाया, राख बना दिया, राख से वापस से आप कागज नहीं बना सकते हो, वो रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन को आप रिवर्स कर सकते हो। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केमिकल कोई चेंज नहीं आता है, केमिकली कोई चेंज नहीं आता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है। रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। केवल भौतिक गुणों में अंतर हमें देखने को मिलता है, भौतिक गुणों में हमें अंतर देखने को मिलता है। और भौतिक गुण का मतलब होता है ये सारे, भौतिक गुणों में अंतर देखने को मिलता है भौतिक परिवर्तन के अंदर। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की कौन सी विशेषता अपरिवर्तित रहती है? तो रासायनिक प्रकृति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। रासायनिक प्रकृति जो है केमिकली वो एक जैसे होते हैं, फिजिकल केमिकली कोई चेंज नहीं आता है, केमिकली कोई चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। बर्फ, जल और वाष्प में क्या समान होता है? ये सारे जो है रासायनिक रूप से एक जैसे ही हैं, रासायनिक रूप से ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं, इसीलिए हम इन सब के लिए फॉर्मूला जो है H2O ही लिखते हैं। जल और खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव होते हुए भी किस कारण भिन्न है? एक तरफ जल है और दूसरी तरफ खाना पकाने वाला तेल है। ये दोनों द्रव है, ये दोनों द्रव है। इधर जल है और इधर तेल है, ये दोनों द्रव है, लेकिन इन दोनों की रासायनिक प्रकृति अलग अलग है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इनके भौतिक गुण अलग अलग हो सकते हैं, रासायनिक गुण धर्म भी यहाँ पर अलग अलग है। रासायनिक गुणधर्मों के कारण ये भिन्न है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जल जो है आग बुझाने का काम करता है, जबकि तेल में आग पकड़ लेता है। जल के पास कोई गंध नहीं है, तेल के पास गंध होता है। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म दोनों अलग अलग, मतलब भौतिक गुणधर्म तो अलग हो ही सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म भी यहां पर अलग अलग है। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग बुझाता है, दोनों केमिकली अलग अलग है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना जो है अपने आप में क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। तेल हवा में जलता है लेकिन जल जो है आग बुझाने का काम करता है। तो तेल का यह रासायनिक गुण जो है जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन में ही रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। जलना इसलिए रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया होती है, एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है ना। आप बर्फ से जल बनाते हो, जल से भाप बनाते हो, इसमें रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक गुणधर्म सबके एक समान होते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक गुणधर्मों में चेंज आता है और हमें नया पदार्थ मिलता है, नया पदार्थ मिलता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है आप सीधा बोल सकते हो रासायनिक परिवर्तन है। तेल का हवा में जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जलना अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है, चाहे आप किसी भी पदार्थ को क्यों न जलाएं, रासायनिक परिवर्तन है। कागज जलाते हो, तेल जलाते हो, कुछ भी आप जलाते हो तो जलना, दहन अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में क्या होता है? जलने की प्रक्रिया में पदार्थ का रासायनिक संगठन बदलता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक संगठन बदलता है। रासायनिक परिवर्तन को और किस नाम से जाना जाता है? रासायनिक परिवर्तन को आप रासायनिक प्रतिक्रिया बोल सकते हो।
निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। भौतिक परिवर्तन को आप रिवर्स कर सकते हो, तो एक तरीका यह भी है पहचानने का। भौतिक परिवर्तन में कोई रासायनिक गुणधर्म में बदलाव नहीं आता है। तो पेड़ को काटना, मक्खन का पिघलना, जल का वाष्प बनना। मक्खन का पिघलना ये अवस्था में परिवर्तन है, जल का वाष्प बनना अवस्था में परिवर्तन है, तो ये दोनों भौतिक परिवर्तन कहे जाएंगे। पेड़ को काटने से क्या होता है, क्या पेड़ को काटने से कोई रासायनिक परिवर्तन आता है? एक बड़ा सा पेड़ था, आपने उसको काट करके छोटा पेड़ बना दिया, तो इससे केवल भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ है, रासायनिक गुणधर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो ये भौतिक परिवर्तन है सारे के सारे। मक्खन का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। जल में नमक को घुला देने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, जल में नमक घोल देने से कोई नया पदार्थ यहां पर नहीं बनता है। और जल और नमक को आप अलग अलग कर भी सकते हो। फल से सलाद बनाना, आपने सलाद बना लिए काट कूट करके, है ना, नमक डाल करके सलाद बना लिया, तो इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पेड़ को काटना भौतिक परिवर्तन है, जल में नमक घुलना भौतिक परिवर्तन है, जल का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है। तो ये सारे हमारा आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो जंग लगना अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना ये एक अभिक्रिया है। ठीक है, जंग लगना एक अभिक्रिया है। जब लोहा जो है वायु, नम वायु के कांटेक्ट में कुछ समय के लिए रहता है तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड की परत जो है चढ़ जाती है, तो नया पदार्थ बनता है। जंग अपने आप में एक नया पदार्थ होता है। लकड़ी का जलना अपने आप में ही रासायनिक परिवर्तन है, चाहे वो लकड़ी हो चाहे कागज हो। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी के मक्खन का पिघलना, फल से सलाद बनाना, जल का वाष्प बनना ये भौतिक परिवर्तन है। पेड़ को काटना भौतिक परिवर्तन, जल में नमक घुलना भौतिक परिवर्तन, फल काटना भौतिक परिवर्तन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये जल है, इसको तोड़ दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। ये क्या है? अपने आप में यौगिक है। यौगिक को आप उसके घटकों में केवल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही तोड़ सकते हो, और रासायनिक अभिक्रिया हुई है मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां भी रासायनिक अभिक्रिया आपको दिख रही है ना, वहां आप आराम से रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हो। और जब हम जल को तोड़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो बनने वाले जो पदार्थ हैं ये इनसे बिल्कुल ही भिन्न है, डिफरेंट है। आपको मिलान करना है। कॉलम बी में तत्व यौगिक मिश्रण आपको दे रखा है, और कॉलम ए में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आपको क्या है कि मिलान करना है। सोडियम देखो, सोडियम जो है अपने आप में एक तत्व है, केवल सोडियम परमाणु के ये बने होते हैं। तो जो तत्व है उसके ब्रैकेट में हम लोग सामने में ई लिख देते हैं। मिट्टी ये तत्व नहीं है, यौगिक नहीं है, मिश्रण है ये, राइट। तो ये आपका हो जाएगा मिश्रण, तो मैंने मिक्सचर लिख दिया, एम लिख दिया। चीनी का घोल, चीनी का घोल अपने आप में समांगी मिश्रण है, मिक्सचर है ये। चांदी अपने आप में एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप में कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। टीन अपने आप में धातु है, ये अपने आप में तत्व है। सिलिकॉन अपने आप में उपधातु है, जो कि तत्व होता है। याद है आपको, तत्व को हमने बांटा था धातु, अधातु, उपधातु में। तो सोडियम जो है धातु है, चांदी धातु है, टीन धातु है, सिलिकॉन जो है उपधातु है। तो एक के साथ देखो ई जाएगा, एक के साथ ई जाएगा, उसके बाद एक के साथ यहां पर डी जाएगा, एक के साथ यहां पर ई जाएगा। ऐसे नहीं करते हैं। ए के साथ 1, ए के साथ 1, फिर डी के साथ भी 1 होना चाहिए, डी के साथ 1, फिर एफ के साथ भी 1 होना चाहिए, एफ के साथ 1, जी के साथ भी 1 होना चाहिए, जी के साथ 1, राइट। अब यहां पर देखो ये मिक्सचर है, यानी बी के साथ 3 जाना चाहिए, बी के साथ 3 है। मिक्सचर और कहाँ है? यहाँ पर सी है, सी के साथ भी 3 जाना चाहिए, सी के साथ 3 है। और यह है ई, जो कि अपने आप में एक कंपाउंड है, यौगिक है, तो ई के साथ 2 जाना चाहिए, ई के साथ है 2। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण में इन सारे को बांटना था।
निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव को कौन दिखाता है? टिंडल प्रभाव को दिखाता है कोलाइट और निलंबन। कोलाइट और निलंबन। तो दूध हमारा आंसर हो जाएगा। दूध जो है अपने आप में इमल्शन का उदाहरण है। इमल्शन अपने आप में कोलाइट का एक प्रकार है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों ही द्रव होते हैं। द्रव का ये कोलाइट है। नमक का घोल अपने आप में वास्तविक विलयन है। कॉपर सल्फेट का विलयन वास्तविक विलयन है, यानी कि विलयन है, सॉल्यूशन है। स्टार्च विलयन अपने आप में विलयन है। तो विलयन जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं। कोलाइट और निलंबन ये टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विलयन के उदाहरण है? विलयन के उदाहरण है, सॉल्यूशन के उदाहरण है। तो यहां पर देखो आप, मिट्टी और कोयला ये दोनों ही विलयन नहीं है। देखो जो विलयन होते हैं उनमें जो घटक होते हैं वो समान रूप से पूरे विलयन में वितरित होते हैं। जैसे नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, ऐसा कुछ दिखता है आपको। मिश्र धातु भी अपने आप में विलयन है, ठोस विलयन है। वायु भी अपने आप में विलयन है। विलयन यानी कि समांगी मिश्रण। विलयन यानी कि समांगी मिश्रण। विलयन यानी कि समांगी मिश्रण। तो समुद्री जल अपने आप में विलयन है, वायु अपने आप में विलयन है। सोडा जल जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोयला और मिट्टी ये कोई विलयन नहीं है। ठीक है, ये कोई विलयन नहीं है मिट्टी और कोयला, यानी ये मिश्रण है लेकिन अलग प्रकार के मिश्रण हो जाएंगे। ये विसमांगी मिश्रण कहे जाएंगे, समांगी मिश्रण नहीं है। यहां भी मिट्टी है तो आंसर नहीं होगा, यहां कोयला है तो आंसर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ हम लोग किसको बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ मैंने आपको बताया था कि तत्व और यौगिक को बोलते हैं। तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। दूध अपने आप में क्या है? मिश्रण है ना, कोलाइड टाइप है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। वायु अपने आप में समांगी मिश्रण है, यह आंसर नहीं होगा। लकड़ी भी मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है। बर्फ है, लोहा है, पारा है, कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अच्छा, बर्फ मतलब क्या? H2O जल, लोहा मतलब तत्व, पारा मतलब तत्व, कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यौगिक है। तो ये सारे के सारे तत्व और यौगिक के उदाहरण है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब शुद्ध पदार्थ है। यहाँ पर ईंट है, लकड़ी है, वायु है, तो ये सब क्या है? मिश्रण है। तो ये मिश्रण को हम लोग अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ नहीं बोलते हैं। तो जो मिश्रण है उसको आप छाट दो, जो तत्व यौगिक है उसको आप सिलेक्ट कर लो। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? पौधों की वृद्धि। अच्छा, पौधों की जो वृद्धि हो रही है वो इसीलिए हो पा रही है ना क्योंकि उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से चल रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन से चल रहे हैं, है ना। उपापचयी प्रक्रियाएं जो है बॉडी में हो रही है, प्लांट बॉडी के अंदर, इसके लिए इसी कारण से जो है उनकी ग्रोथ हो रही है। ये अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाना अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है। खाना जब हम पकाते हैं तो केमिकल रिएक्शन ही वहां पर चलती है। भोजन का पाचन यानी कि डाइजेशन में जो है कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांस जो होते हैं सिंपलर फूड सबस्टांस में टूटते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का टूटना, प्रोटीन का टूटना, फैट का टूटना, ये सब डाइजेशन है। केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ पर होती है, तो केमिकल रिएक्शन अपने आप में केमिकल चेंज है। मोमबत्ती का जलना भी अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मोमबत्ती के जलने में जो है दोनों प्रकार के परिवर्तन जो है हमें देखने को मिलते हैं। राइट, दोनों प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। मोमबत्ती के जलने में क्या होता है कि जो मोम होता है, मोम पिघलता भी है, मोम का पिघलना जो है ये अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और मोम का जलना, मोम पिघलता भी है, जलता भी है। मोम का जलना, ठीक है, मोम का जलना
तो ये आपको ध्यान में रखना है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन। तो दोनों प्रकार के परिवर्तन जो है देखे जाते हैं मोमबत्ती के जलने में। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। लोहे का चूर्ण और बालू, लोहे का आपने पाउडर ले लिया, लोहा का चूर्ण ले लिया, बालू ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो इससे क्या हुआ, कोई नया पदार्थ नहीं बना। और जो लोहा का चूर्ण है और बालू है, इनको आप सेपरेट भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो, तो कोई नया पदार्थ अगर नहीं बनता है, ठीक है, परिवर्तन को आप रिवर्स कर सकते हो। भौतिक परिवर्तन के गुण ये सब भौतिक परिवर्तन कहे जाते हैं। जल से बर्फ बनना अवस्था में परिवर्तन है। पौधों की वृद्धि जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन ये दोनों जो है भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ये आंसर नहीं है। ये अवस्था में परिवर्तन है। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना ये अपने आप में भौतिक परिवर्तन है, ठीक, तो ये आंसर नहीं होगा। पौधों की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है, और ये फिर भौतिक परिवर्तन, और ये भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे का चूर्ण और बालू का मिलना अपने आप में भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए में सारे के सारे जो है रासायनिक परिवर्तन दे रखे हैं। और देखो ये सारे जो है एनसीईआरटी के आखिरी में जो अभ्यास दिए गए हैं उन सारे का ये प्रश्न है, ठीक है, सबको मैंने एमसीक्यू में कन्वर्ट किया हुआ है, तो अच्छे से ये सब चीज जो है आप ध्यान में रखिएगा। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? जो शुद्ध जल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम उबाल कर देखेंगे, ठीक है, उबाल कर देखेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर उबलने लगा तो शुद्ध जल है, और अगर जमा कर देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर जम गया तो शुद्ध जल है। तो उसका क्वथनांक और हिमांक जांच करके सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण को आप विलयन भी बोल सकते हो। सोडा जल अपने आप में समांगी मिश्रण है, वायु समांगी मिश्रण है, सिरका जो है समांगी मिश्रण है ना, जल और एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है। छनी हुई चाय भी अपने आप में समांगी मिश्रण है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ तो अपने आप में यौगिक है, मिश्रण तो है ही नहीं, ठीक है। मिट्टी और लकड़ी जो है ये दोनों जो है मिश्रण कहे जाएंगे। लकड़ी मिश्रण है, वायु मिश्रण है, सिरका मिश्रण है, लेकिन समांगी मिश्रण जो है लकड़ी नहीं है। विसमांगी मिश्रण है लकड़ी के कुछ हिस्से में कोई केमिकल ज़्यादा होगा, कोई केमिकल कम होगा। लकड़ी जो है विसमांगी मिश्रण है। सोडा जल जो है अपने आप में समांगी मिश्रण है। मिट्टी जो है विसमांगी मिश्रण है। छनी हुई चाय समांगी मिश्रण है, क्योंकि मिट्टी है यहाँ पर, इसलिए आंसर डी भी नहीं होगा। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? एग्जाम्पलर का ये सवाल है, जहां भी ब्रैकेट में एग्जाम्पलर लिखा हो समझ जाना कि एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? शुद्ध पदार्थ हम लोग तत्व और यौगिक को बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये कण जो है आपके हो सकते हैं परमाणु, जो कि तत्व के केस में होंगे एक ही प्रकार के परमाणु, और ये हो सकते हैं अणु, एक ही प्रकार के अणु होंगे जो कि यौगिक के केस में होगा। शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, ये स्टेटमेंट जो है सही है। शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं, नहीं, मिश्रण नहीं होता है, केवल तत्व और यौगिक, है ना, तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है, बिल्कुल सही है। निकल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दूषित किया जा सकता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि निकल को छोड़कर अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दूषित किया जा सकता है। क्यों भाई, निकल के द्वारा दूषित क्यों नहीं किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं, दूषित का मतलब मिश्रित किया जा सकता है, मिश्रण बनाया जा सकता है। तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 जो कि है बी ऑप्शन में। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। जंग लगना अपने आप में एक संक्षारण है। जंग लगना अपने आप में एक संक्षारण है और रासायनिक परिवर्तन है। तो संक्षारण का उदाहरण है और ये अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है। सल्फर घुल जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में। सल्फर घुल जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2। तो जो कार्बन डाइसल्फाइड है अपने में घोल लेगा सल्फर को अच्छे से और बनाएगा एक समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण यानी कि विलयन तैयार करता है, और जो विलयन होता है वो टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। तो समांगी मिश्रण बनेगा और टिंडल प्रभाव को ये नहीं दिखाएगा। आयोडीन का टिंचर
आयोडीन का टिंचर जो है प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तो आयोडीन का टिंचर जो है, पहले भी सवाल आ चुका है, इसमें जो एल्कोहल होता है ये आपका विलायक होता है और जो आयोडीन है ये विलय होता है। तो एल्कोहल में आयोडीन, अच्छा एल्कोहल भी कौन सा होता है? एल्कोहल भी होता है आपका एथेनॉल। अब एल्कोहल में तो मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एल्कोहल का मतलब हमारा एथेनॉल से ही होता है। तो एथेनॉल और आयोडीन का जो है विलयन होता है, एथेनॉल और आयोडीन का विलयन होता है टिंचर आयोडीन, राइट। एंटीसेप्टिक गुण होता है इनके पास, ठीक है, एंटीसेप्टिक गुण होता है टिंचर आयोडीन के पास। निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं? समांगी प्रकृति के हैं, समांगी मिश्रण नहीं लिखा हुआ है, समांगी प्रकृति के हैं, मतलब जो भी उनके संगठन है वो पूरे पदार्थ में एक जैसा होना चाहिए। तो समांगी प्रकृति के देखो क्या सब हो सकते हैं। समांगी प्रकृति के जो है आपके यौगिक जो होते हैं वो भी समांगी प्रकृति के कहे जाते हैं, ठीक है, यौगिक जो होते हैं वो भी समांगी प्रकृति के कहे जाते हैं, और जो आपके विलयन होते हैं ये भी कहे जाएंगे समांगी प्रकृति के। विलयन यानी कि समांगी मिश्रण, विलयन यानी कि समांगी मिश्रण, राइट। बर्फ अपने आप में यौगिक है, कंपाउंड है। लकड़ी जो है विसमांगी मिश्रण है, मिट्टी विसमांगी मिश्रण है, वायु जो है समांगी मिश्रण है, ठीक है, समांगी मिश्रण है। 1 और 4, 1 और 4 यानी कि सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? लौह धातु का पिघलना, लोहा ठोस था पिघल गया, फिर से हम ठंडा करके उसको ठोस बना सकते हैं, तो ये अवस्था में परिवर्तन है जो कि भौतिक परिवर्तन है। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। एक लौह छड़ को मोड़ना, लोहे के छड़ को आपने मोड़ दिया, उससे कोई नया पदार्थ बना क्या? वापस से आप सीधा कर दोगे, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक संगठन में कोई चेंज नहीं आता है। लौह धातु का एक तार, लौह धातु का एक तार खींचना, अच्छा हमें रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन जो है ढूंढना है, ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे का धातु था, आपने उसको खींचकर तार बना दिया, तो ये भी अपने आप में भौतिक परिवर्तन है, कोई नया पदार्थ यहां पर नहीं बना है। 1 3 4, 1 3 4 सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? रासायनिक परिवर्तन, तो लकड़ी का सड़न, लकड़ी का सड़ना, सड़ना अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है ना, क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं वो टूटते हैं, उसमें डिकम्पोज होते हैं। दहन अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का चीरना अपने आप में रासायनिक परिवर्तन नहीं है, चीरने से रासायनिक संगठन में कोई चेंज नहीं आता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना, कील ठोकने से कोई नया पदार्थ बनता है क्या? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई केमिकल रिएक्शन जो है नहीं होती है। इन दोनों केस में केमिकल रिएक्शन जो है वो चलती है। 1 और 2 यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित अभिक्रिया अनुसार 2 पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया कर तृतीय पदार्थ A2B बनाते हैं। ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और यहां पर A2B बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। उत्पाद है A2, है ना, ये A और B ये दोनों अभिकारक कहे जाएंगे, इन दोनों से A2B बन रहा है, A2B उत्पाद है। कहा जा रहा है कि उत्पाद A2B पदार्थ A एवं B के गुण प्रदर्शित करता है। देखो ये अपने आप में केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन से एक नया पदार्थ बना है ना, तो हम बोल सकते हैं कि A और B मिलकर जो है यहाँ पर एक नया कंपाउंड जो है बना रहे हैं, और कंपाउंड जो बनते हैं, तो कंपाउंड जो बनते हैं वो एक नया पदार्थ होता है, बिल्कुल नया पदार्थ होता है। जिनसे वो बनते हैं उनके गुणधर्म उनके अंदर मौजूद नहीं होते हैं। ठीक जैसे जल के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गुणधर्म है ये आपको इस जल में देखने को नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन जलने में सहायक है, हाइड्रोजन दहनशील है, जबकि जल जो बना है आग बुझाने में काम आता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है, मतलब जो भी आंसर है उसमें ये आपको 1 देखने को मिलेगा। तो बी में 1 नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, डी में 1 नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, या तो आंसर ए या तो सी।
उत्पाद का सदैव एक निश्चित संयोजन होता है, बिल्कुल सही है। ये A2B कब बनेगा? जब 2A और 1B आपस में कंबाइन करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है और ये फॉल्स है, हमें फॉल्स वाले को चूज करना है। इस प्रकार का बना पदार्थ यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल फॉल्स है, यौगिक ही है। A2B क्या है? यौगिक ही है। इस प्रकार का बना पदार्थ एक तत्व है, नहीं, ये अपने आप में यौगिक है। तत्व में आपको जो है एक ही प्रकार के परमाणु देखने को मिलेंगे, यहाँ पर A का भी परमाणु होगा, B का भी परमाणु होगा, दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, तो ये भी फॉल्स है। 1, 3, 4 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4, यानी कि C ऑप्शन जो है हमारा सही है। दो रासायनिक स्पीशीज X तथा Y आपस में संयुक्त होकर उत्पाद P बनाती है, जिसमें दो X तथा Y दोनों उपस्थित होते हैं। बोला है कि X और ये Y मिलकर P उत्पाद जो है बनाती है, जिसमें दो X तथा Y दोनों उपस्थित हो, यानी कि कुछ ऐसा है X to Y, दो X तथा Y दोनों उपस्थित है, यानी जो उत्पाद बन रहा है उसमें X भी है Y भी है, राइट। X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। X और Y के बारे में कहा जा रहा है कि इसे सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो याद करो तत्व की परिभाषा क्या था? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहां पर साफ साफ हमें पता चल रहा है कि X और Y जो है ये दोनों के दोनों तत्व है, क्योंकि तत्व को ही हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं, राइट। तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, और भी कुछ देखना है यहां पर हमें। ये तो सही है, ये तो सही है, ट्रू है। X और Y जो है ये यौगिक नहीं है, P एक यौगिक है। हाँ, P जो उत्पाद बना है, P जो प्रोडक्ट बना है वो अपने आप में यौगिक है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना है वो X और Y से बना है, जो कि अपने आप में क्या है? तत्व है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जलाते हैं ऑक्सीजन में और बनता है यहाँ पर जल। तो ये P हो गया और ये हाइड्रोजन X हो गया और ऑक्सीजन Y हो गया। तो यहाँ X और Y जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो कि तत्व है, और ये पूरा जो H2 है ये अपने आप में P है जो यौगिक है। तो ये सही है। P का एक निश्चित संयोजन है, ये भी सही है। निश्चित संयोजन है, कोई भी कंपाउंड बनता है तो एक निश्चित एक फिक्स्ड रेशियो में ही एटम का फिक्स रेशियो होता है, मास का फिक्स रेशियो होता है, उसी में कंबाइन करते हैं, तो ये भी सही है। 1, 3 और 4, 1, 3, 4 सी ऑप्शन जो है हमारा सही है। कोलाइड एक डैश मिश्रण है तथा इसके अवयवों को एक तकनीक जिसे डैश जाना जाता है के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो कोलाइड जो है अपने आप में एक विषमांगी मिश्रण है, और कोलाइड के घटकों को अलग कैसे करते हैं? अपकेंद्रण के द्वारा, ऐसे घुमा करके तेजी से चर्निंग करके। तो विषमांगी और अपकेंद्रण, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ, जल तथा जलवाष्प भिन्न भिन्न डैश गुण प्रदर्शित करते हैं, परंतु वे दृष्टि से डैश दृष्टि से समान है। तो भिन्न भिन्न जो है भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन रासायनिक दृष्टि से समान है। तो यहां पर भौतिक आएगा और यहां पर रासायनिक। एक पृथकारी कीप यानी कि सेपरेटिंग फनल जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण लेकर मिश्रित किया तथा कुछ समय के लिए अविशुद्ध यानी कि अनडिस्टर्ब्ड अवस्था में छोड़ दिया। पृथकारी कीप में ऊपरी सतह डैश की तथा निचली सतह डैश की होगी। सीधा सा याद रखो कि सीधा सा इसका मतलब है कि एक बर्तन है, उसमें आपने क्या किया? उसमें आपने जल और क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया। तो ये दोनों जो है मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग लेयर में आ जाएंगे। भाई जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर चला जाएगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा नीचे चला आएगा। तो जल का घनत्व जो है क्लोरोफॉर्म से कम होता है, तो पृथकारी कीप की ऊपरी सतह पर जो है आपको जल देखने को मिलेगा, और निचली सतह पर जो है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3, जल और क्लोरोफॉर्म। दो या अधिक मिश्रणीय द्रवों जिनके क्वथनांकों में 25 केल्विन से कम अंतर है के मिश्रण को डैश विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है।
एक मिश्रण है जिसमें 2 या 2 से अधिक द्रव घुले हुए हैं और वो सारे द्रव जो है अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। जैसे एक तेल है और पानी, तेल पानी का जो मिश्रण होता है वो अलग अलग परत में आ जाते हैं, मिक्स नहीं होते अच्छे से। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपने मिक्सचर दिया हुआ है एल्कोहल का, है ना, जैसे कि एथेनॉल है, और आपने लिया है जल का, ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि जो एल्कोहल और जल है ये दोनों जो है मिश्रणीय द्रव है, यानी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट में अंतर देखेंगे, जो क्वथनांक में अंतर देखेंगे, वो 25 केल्विन से कम होता है, 22 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 25 केल्विन बोल सकते हो और 25 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो। तो 22 केल्विन होता है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर। तो अब आप जो है इस अल्कोहल और इस जल को अलग करना चाहते हो। एक तो ऐसा मिश्रण हो सकता है जिसमें जो द्रव घुले हैं एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि तेल है, मिट्टी तेल है, मान लीजिए केरोसिन है और जल है, ये दोनों अलग अलग परत में आ जाएंगे तो हम आसानी से अलग कर लेंगे सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके। लेकिन अगर अच्छे से मिक्स हो जाए और मिक्स भी जो द्रव हो रहे हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंदर 25 केल्विन से कम है, जैसा कि अल्कोहल और वाटर के केस में है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए या फिर ऐसे मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए हम लोग जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है प्रभाजी आसवन। अंशीय आसवन लिखा है, इसी को प्रभाजी आसवन भी कहते हैं, प्रभाजी आसवन कहते हैं। मान लीजिए कि 25 केल्विन से ज्यादा का अंतर है, वैसे केस में हम लोग केवल आसवन का इस्तेमाल करते हैं, केवल आसवन का इस्तेमाल करते हैं। प्रभाजी आसवन तब इस्तेमाल करेंगे जब 25 केल्विन से कम अंतर हो बॉइलिंग पॉइंट में और 25 केल्विन से ज्यादा हो तो आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बूंद दूध युक्त जल में, कुछ बूंद दूध युक्त जल में प्रकाश गुजारने पर वह नीली झलक दर्शाता है। यह दूध के द्वारा डैश के कारण होता है तथा इस परिघटना को डैश कहते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि दूध एक डैश विलयन है। एक जल है, उसमें कुछ बूंद जो है दूध का डाल दिया गया है, तो यह दूध के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का मार्ग आपको दिख रहा है, तो प्रकाश का मार्ग दिखना यह टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव, तो यहां पर आएगा टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। और यह होता क्यों है? प्रकीर्णन के कारण। ये होता क्यों है? प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूध क्या है? अपने आप में कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है, तो प्रकीर्णन हो जाएगा, टिंडल प्रभाव हो जाएगा, कोलाइडल हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। एक चमकदार अधातु का नाम दीजिए। यूजुअली धातु चमकदार होते हैं, अधातु चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन एक अपवाद है आयोडीन। आयोडीन में धातु जैसी चमक होती है। आयोडीन जो है अधातु है लेकिन धातु जैसी चमक होती है। सामान्य ताप पर द्रव के रूप में उपस्थित एक अधातु का नाम दीजिए। सामान्य ताप पर द्रव के रूप में अधातु कौन सी पाई जाती है? तो ब्रोमीन है। एक अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक है। जो अपरूप है वो किसका? अधातु का है, और अधातु तो विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक अधातु है जिसका एक अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है। उस अपरूप का नाम क्या है? आप जानते होंगे, ग्रेफाइट। देखो, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, कोयला को भी आप कार्बन का अपरूप बता सकते हो। कार्बन अपने आप में अधातु है, लेकिन कार्बन का ये जो ग्रेफाइट अपरूप है ये अपने आप में विद्युत का सुचालक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। ग्रेफाइट रॉड इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, ठीक। और पेंसिल में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। एक अधातु का नाम दीजिए जिसको सर्वाधिक यौगिक बनाने के रूप में जाना जाता है। तो कार्बन। कार्बन एक ऐसा अधातु है जिसके बहुत सारे यौगिक हैं। इतने सारे यौगिक हैं कि कार्बन के यौगिक एक तरफ कर दो और बाकी सारे जो तत्व हैं उनके यौगिक एक तरफ कर दो, तो फिर भी कार्बन के यौगिक जो है बाकी सारे तत्वों के यौगिक उनसे कई गुना अधिक है। कार्बन के अतिरिक्त अपरूपता दर्शाने वाले एक अधातु का नाम दीजिए। जैसे कार्बन के कई सारे अपरूप होते हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ठीक वैसे ही आपको जो है अपरूप दर्शाने वाले जो है अधातु का नाम बताना है। तो देखो, सल्फर और फास्फोरस ये दोनों आंसर हो जाएगा। आंसर जो है
क्योंकि सल्फर के भी अपरूप होते हैं, फास्फोरस के भी अपरूप होते हैं। फास्फोरस के अपरूप आपने में भी सुना होगा, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो फास्फोरस और सल्फर ये दोनों के अपरूप जो है होते हैं। ए और बी दोनों ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दहन के लिए आवश्यक अधातु का नाम दीजिए। दहन के लिए आवश्यक अधातु का नाम दीजिए। तो दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया जो है होती है दहन में। किसी भी चीज को आप जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने की कौन सी है? पृथक करने की विधि कौन सी है? तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, आपके पास अमोनियम क्लोराइड है और आपके पास सोडियम क्लोराइड है। इन दोनों का मिक्सचर है आपके पास। अब अमोनियम क्लोराइड को इस मिक्सचर से अलग करना है। तो अमोनियम क्लोराइड के बारे में याद करो, मैंने आपको बताया हुआ था कि ये इसका जो है सब्लिमेशन होता है। हम क्या करेंगे, पूरे मिक्सचर को हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये सीधा जो है भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। उस भाप को ठंडा करके हम लोग वापस से अमोनियम क्लोराइड को अलग जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। तो सब्लिमेशन, जब भी आपके पास एक ऐसा मिश्रण हो जिसमें एक पदार्थ जो है सब्लाइम करता हो, यानी कि उसका ऊर्ध्वपातन होता हो, तो हम पूरे मिक्सचर को हीट करेंगे। जो जिसका ऊर्ध्वपातन संभव है वो ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, रह जाएगा। जिसका ऊर्ध्वपातन नहीं होता है वो, और जिसका ऊर्ध्वपातन होता है वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस से उसको ठंडा करके जो है अलग स्थान पर इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो सब्लिमेशन। दही से मक्खन निकालने की कौन सी विधि है? तो इसके लिए हम लोग अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आसवन विधि मैंने अभी आपको बताया। दो आपके पास घुलनशील द्रव है, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर है 50 केल्विन से ज़्यादा है, 25 केल्विन से ज़्यादा है, वैसे केस में हम लोग आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए 25 केल्विन से कम है, वैसे केस में प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। वाष्पीकरण का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब एक पदार्थ आसानी से वाष्प में कन्वर्ट हो जाता हो। जैसे मान लीजिए नमक पानी का घोल है, उसमें से पानी जो है आसानी से वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, रह जाएगा नमक, पानी जो है भाप बन जाएगा, उस भाप को वापस से ठंडा करके पानी बना दिया जाएगा अलग स्थान पे। जल से तेल निकालने की विधि कौन सी है? जल और तेल ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, अघुलनशील द्रव है। अघुलनशील द्रव के लिए सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर को डालेंगे सेपरेटिंग फनल में, कुछ देर के लिए शांत छोड़ देंगे। घनत्व के हिसाब से अलग अलग लेयर में जो है ये अघुलनशील जो है द्रव आ जाएंगे। जल और तेल ये दोनों अघुलनशील द्रव जो है अलग अलग लेयर में आ जाएंगे। जो जल है भारी होगा, नीचे आ जाएगा, तेल जो है हल्का होगा, ऊपर रहेगा। जल को हम लोग क्या करेंगे, नीचे से निकाल लेंगे और तेल जो है सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने की कौन सी विधि है? बालू है और लोहे का पिन है, तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण का इस्तेमाल करेंगे। एक चुंबक लेंगे, पूरे मिक्सचर में घुमाएंगे, जो लोहे का पिन है चुंबक से चिपक जाएगा और बालू जो है रह जाएगा। तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल जो है उस केस में किया जाता है जब मिश्रण में एक घटक जो है चुंबकीय हो। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंगों को पृथक करने की विधि कौन सी है? तो जो पुष्प की पंखुड़ी है उसमें जो अलग अलग रंग है, तो अलग अलग रंग को अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी है। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमा का मतलब कलर होता है। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने की कौन सी विधि है? भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने की कौन सी विधि है? विनोइंग हम लोग बोलते हैं। पंखा झाड़ना हिंदी में तो नहीं बोलते हैं, कुछ और ही बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में विनोइंग बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने की विधि कौन सी है? कार का इंजन ऑयल है, उसमें धातु के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसे अलग करना है। तो छान कर अलग किया जा सकता है ना, छनन, फिल्ट्रेशन, है ना, फिल्ट्रेशन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंजन ऑयल जिसमें धातु के छोटे टुकड़े हैं उसे हम लोग छान कर अलग कर सकते हैं। ये धातु के टुकड़े जो है लोहे के अगर होते हैं तो हम लोग चुंबकीय पृथक्करण का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अन्य प्रकार के भी अगर धातु के टुकड़े हैं,
हर पदार्थ तो, हर धातु तो चुंबक से चिपकता नहीं है। निकल है, लोहा है, कोबाल्ट है, ये सारे चिपकते हैं, हर धातु लोहे से नहीं चिपकते हैं। तो हम छान करके अलग कर सकते हैं। इंजन ऑयल को क्या करेंगे, जिसमें कि धातु के छोटे टुकड़े हैं, मिक्स हैं, छान करके इन टुकड़ों को अलग कर लेंगे। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने की विधि कौन सी है? तो पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण हैं, हम पूरे पानी को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए शांत छोड़ देंगे। मिट्टी के जो कण होते हैं धीरे धीरे नीचे आकर के सेट कर जाते हैं, नीचे आकर के बैठ जाते हैं और फिर पानी को अलग कर लेंगे। तो अवसादन सेडिमेंटेशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वाष्पशील एवं एक अवाष्पशील अवयव वाले मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? जैसे कि नमक पानी का घोल है, जिसमें जो नमक है वो अवाष्पशील है और जो पानी है वो वाष्पशील है। तो ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए, ऐसे मिश्रण को उसके घटकों में अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वथनांक में पर्याप्त अंतर रखने वाले दो वाष्पशील अवयवों को पृथक करने की विधि कौन सी है? सिंपली आसवन, सीधा आसवन बोलते हैं, सरल आसवन या फिर सीधा आसवन बोलते हैं। और क्वथनांक में जब कम अंतर हो तो प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। दो अमिश्रणीय द्रवों यानी दो अघुलनशील द्रवों को अलग करने की कौन सी विधि है? सेपरेटिंग फनल। जैसे केरोसिन है, तेल है और जल है, इन दोनों को अगर अलग करना है, तेल और जल का मिश्रण है, इन दोनों को अलग करना है ना, तेल और जल दोनों को अलग अलग करना है मिश्रण से, तो सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जो अलग अलग अमिश्रणीय द्रव है वो अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग लेयर में आ जाएंगे और फिर उसको अलग कर लिया जाएगा। तो इसी के साथ ये पार्ट 2 जो है समाप्त होता है, ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। हम लोगों ने 100 सवाल पूरे कर लिए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरे कर लिए हैं और एनसीईआरटी बुक भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जा सकते हो, ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।